नहीं है। तो जितना हमने आज तक ओवरऑल पढ़ा है तो उसकी एक समरी आपको 3-4 पेजेस में नज़र आएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने साथ साथ पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा है तो उनको मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट और उनको बेनिफिट्स नज़र आएंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी उस तरह से नहीं पढ़ पा रहे तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अब आवाज़ क्लियर है? जी सर। चलें, शुक्रिया। तो ये हमने जब स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस का आगाज़ किया था तो मेजरमेंट स्केल से हमने बात की थी। एज यू नो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। तो ये 4 मेजरमेंट स्केल है हमारे पास। तो मैं इसी से ही आज की जो क्लास है वो शुरू कर रहा हूँ। लाइक सोशियोलॉजी में सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं, लोगों से हम सर्वे करके पूछते हैं कि आप क्या टॉक शोज़ टीवी पे देखते हैं। तो वो दो पॉसिबल रिप्लाई उनके हो सकते हैं, यस या फिर नो। तो ये जो रिप्लाई हमें आ रहा है ये दो कैटेगरीज की फॉर्म में आ रहा है। ये नॉमिनल स्केल वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच यू सेटिस्फाइड बाय द टॉक शोज, तो वो रिप्लाई हमें करते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये रिप्लाई उनका रैंकिंग या ऑर्डर्ड फॉर्म में आ रहा है। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री एक तरतीब है, एक ऑर्डर है। सो ये ऑर्डिनल स्केल वेरिएबल है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो हम टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स की, ये कॉस्मेटिक्स वगैरह की डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं डिफरेंट कंपनीज। तो उस पे जो कॉस्ट आती है, तो एक्सप्रेस चैनल को मैंने पर्टिकुलरली हाईलाइट किया है। तो सपोज़ 20 सेकंड्स की कोई एडवर्टाइजमेंट है और उस पे जो चार्जेस हैं वो 50,000 रुपीज़ वो लेते हैं। तो अब ये जो वेरिएबल है इस पे हम देख रहे हैं कि इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। सो ये इंटरवल रेशो स्केल वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है तो इसको मैं कलेक्टिवली इंटरवल रेशो स्केल वेरिएबल कह रहा हूँ। सो ये 4 मेजरमेंट स्केल और इनकी एग्जांपल। तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं तो वहाँ से जो डेटा आएगा वो न्यूमेरिकल नहीं होगा, वो कैटेगोरिकल होगा। जैसे यस, नो, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। सो ये हमारे पास कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन है। और जैसे ही हम स्केल नंबर 3 और 4 पे गए तो जो इंफॉर्मेशन है वो नंबर की फॉर्म में आ रही है, क्वांटिटी की फॉर्म में आ रही है। सो हम इसको क्वांटिटेटिव स्केल्स भी कहते हैं। तो यहाँ से हमने अपने सिलेबस का आगाज़ किया थ्योरी के बाद। और फिर अब इसके बाद जब मैं थोड़ा और इसकी वजाहत आपको दूँ। आपको मैंने बताया कि डेटा 2 तरह का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो जब हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसकी कलेक्शन के लिए हम क्वेश्चनेयर मेथड यूज़ करते हैं। एज यू नो, हम किसी टॉपिक पर सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के तो लोगों से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। जिस तरह अभी टॉक शो की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये मेरे क्वेश्चंस हैं और मैं क्वेश्चनेयर बना के लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। सो ये प्राइमरी डेटा है। अब जब मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, मेरे उस क्वेश्चनर के अंदर 10, 15, 20 सवालात हैं। तो उन सवालात को फिर मैंने डिवाइड किया या वो उसको मैंने वेरिएबल का नाम दिया। अब वो जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरिएबल्स। और वेरिएबल नॉमिनल स्केल पर हो सकता है, ऑर्डिनल स्केल पर हो सकता है या फिर इंटरवल रेशो स्केल पर हो सकता है। सो ये मैंने अपने क्वेश्चनर को स्प्लिट किया इन मेजरमेंट स्केल पर। ठीक है। तो जब मैं ये डिसाइड कर चुका तो अब मुझे ये सीखना है। स्लाइड नंबर 2 पे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, टूल्स टू बी यूज्ड। जब मैंने क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चंस को नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशो स्केल पे स्प्लिट कर लिया तो अब मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा मेजरमेंट स्केल नॉमिनल है
तो उस पर कौन से मेथड मुझे यूज़ करना है, ऑर्डिनल इंटरवल रेशो है तो उसके लिए मुझे कौन से मेथड यूज़ करना है। जी यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलें गुड, शाबाश, क्वेश्चन ज़रूर करने आपने। तो आज शुरू में बहुत अच्छे मुझे 2 क्वेश्चन सुनने को मिले, दैट्स गुड। और मैंने शुक्रिया भी अदा करना था आपका, आज काफ़ी आपने वेट किया मेरे लिए, क्लास टाइम मैंने डिले किया, सो थैंक यू वेरी मच। कोई थी मेरी मसरूफियत और क्लास भी मैं लेना चाह रहा था। अब ये स्केल में फर्स्ट स्केल को अब हम लेते हैं कि अगर हमारा वेरिएबल नॉमिनल स्केल पर है तो ये मेथड्स की लिस्ट है जो हम यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना सकते हैं जिस तरह आपको सिखाया गया है। अगर हमें वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन रिलेशनशिप देखना है और वो वेरिएबल नॉमिनल स्केल पर हैं तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करेंगे, जिस तरह मैंने आपको लंग कैंसर और स्मोकिंग की एग्जांपल देके और 2-3 एग्जांपल देके मैंने काई स्क्वायर परफॉर्म करना सिखाया। तो रिमेंबर, व्हेन वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर, यानी वो कैटेगोरिकल हैं और उनके दरमियान हमें रिलेशनशिप देखना है तो हम काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। फिर टेस्टिंग में प्रोपोर्शन टेस्ट हम यूज़ करते हैं, जिस तरह आपको क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। सपोज़ हम देखना चाहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी टाइम पे सपोज़ 5% स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो ये परसेंटेज में डेटा है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम प्रोपोर्शन टेस्ट यूज़ करते हैं, जिस तरह आप ऑलरेडी जानते हैं। और अगर हम अपने इसी कैटेगोरिकल डेटा का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो फिर हम पाई चार्ट देखते हैं, जिस तरह आपको मैंने यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग क्लास आपको बना के दिखाया था। और इसी तरह अगर ये दोनों मेजरमेंट स्केल की कंबाइन बात हो रही है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, तो अगर हमें एवरेज कंप्यूट करना है नॉमिनल या ऑर्डिनल वेरिएबल के लिए तो हम मीडियन या मॉड यूज़ करेंगे। तो अगर प्योर नॉमिनल है तो मॉड यूज़ करेंगे, और अगर रैंक्ड डाटा है, जिस तरह पीछे मैंने एग्जांपल दी कि आप टॉक शो से सेटिस्फाइड है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, इस तरह का रिप्लाई आ रहा था, तो ये रैंक डाटा है, तो यहाँ पे एवरेज फाइंड करने के लिए हम मीडियन यूज़ करेंगे। और ये पॉइंट सेम थे नॉमिनल और ऑर्डिनल पर, ये एक डिफरेंस है रैंक कोरिलेशन का। यानी अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और रैंक्ड वेरिएबल है, यानी ऑर्डर्ड वेरिएबल है, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम काई स्क्वायर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम रैंक कोरिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट 2 स्केल्स के लिए। इसके बाद अगर हमारा डेटा क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल है, तो फिर ये सेम सेट ऑफ टूल्स हैं जो हम इंटरवल और रेशो स्केल के लिए यूज़ करते हैं। लाइक एज यू नो, हिस्टोग्राम हम बनाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, आपको बनाना सिखाया गया। क्वांटिटेटिव डाटा की एवरेज फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक मीन हम यूज़ करते हैं, बेस्ट मेथड है। डिस्पर्शन फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं एज यू नो। और टेस्टिंग के लिए हम टी टेस्ट और जी टेस्ट यूज़ करते हैं। और अगर हमें डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखना है तो हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं, और अगर इंटरडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर हमें देखना है तो कोरिलेशन हम यूज़ करते हैं। तो ये सारा सिलेबस है हमारा जो मेजरमेंट स्केल पे डिवाइड किया है हमने, और आपको आसानी होगी फ़ौरन वेरिएबल की नेचर देख के आप सूटेबल टूल अप्लाई कर लेंगे। इस स्लाइड पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ। सर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस दोबारा बता दें। सर आपको बताया गया है रिग्रेशन एनालिसिस में हम डिपेंडेंस स्टडी करते हैं, बीट प्रोडक्शन की डिपेंडेंस फर्टिलाइज़र पर, आप लोगों के मार्क्स स्टडी आवर्स पर, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ड्यूरेशन पर। इस तरह हम डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन किस पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। और अगर 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के दरमियान बाहमी रिलेशन देखना है तो फिर हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। जी कोई और क्वेश्चन? जी मतलब क्लियर होगी ये स्लाइड?
क्वेश्चन करें शाबाश, या क्लियर है या नहीं है, अब मैं क्या समझूं? सर ये टी टेस्ट और जी टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। यस सर क्लियर है। जी वो आगे स्लाइड है, ये मैंने कंबाइन पहले ले लिया, अब अगली स्लाइड पे चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताऊंगा, तो होपफुली आपका क्वेश्चन वहाँ एड्रेस हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद मैंने चैप्टर वाइज थोड़े से पॉइंट्स यहाँ लिखे। एज़ यू नो चैप्टर 1 में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो वो डेफिनेशंस आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर 2 में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स की बात की। तो पाई चार्ट सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, जहाँ हम डेटा को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह आपको याद है मैंने एग्जांपल ली थी फैमिली एक्सपेंडिचर और जो उस पे कॉस्ट है। तो फैमिली एक्सपेंडिचर में सपोज फूड है, मेडिसन है, एजुकेशन है, रेंट है, फ्यूल है, तो ये चीज़ों पे जो खर्च आ रहा है उसको हमने पाई चार्ट के ज़रिए देखा था। इसके बाद ये बार चार्ट मैंने नहीं करवाया, इसको यहाँ सिंपली मैंने इसलिए लिखा था कि थोड़ा इस पर भी कमेंट कर दूँ, और ये आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ कोशिश करता हूँ बार चार्ट के लिए। तो बार चार्ट भी हिस्टोग्राम की तरह से है, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिक्लेयर करके, तो सपोज करें अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा था उसमें सपोज करें हमने किसी एरिया से इंफॉर्मेशन ली कि जो बल्कि पिछली एग्जांपल ही ले लें कि जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं तो उनका लिविंग एरिया कौन सा है सपोज। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सपोज जो स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं तो वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये यू और आर से मैं ये डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये लिविंग एरिया अर्बन और ये रूरल। तो सपोज मैंने यूनिवर्सिटी में से मुझे 200 स्टूडेंट्स मिले जो स्मोकिंग करते हैं, तो अब मैं उन 200 स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पे सपोज ये 50-50 के 4 कट लेके, तो मैं यहाँ इसको वाई एक्सिस पे शो करवा लेता हूँ जिस तरह हिस्टोग्राम में हम करते थे। तो ये पहला कट 50 का, ये 50 का, ये 50 का और ये 50 का। तो सपोज करें यूनिवर्सिटी में जो मैंने 200 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, तो उसमें 130 स्मोकर जो थे वो अर्बन एरिया से थे और 70 जो थे वो रूरल एरिया से। तो इसका मैं बार कैसे बनाऊंगा, यहाँ तक 100 और यहाँ तकरीबन 130। तो ये पहली बार जो है ये शो कर रही है कि ये 130 स्मोकर फ्रॉम अर्बन एरिया से, और ये 70 जो है ये रूरल एरिया से। तो ये दूसरी बार शो कर रही है कि ये 70 स्टूडेंट्स जो हैं ये रूरल एरिया से। सो ये हमने स्प्लिटिंग कर दी, और ये बार चार्ट है। तो हिस्टोग्राम में जो हम काम करते थे वहाँ पे बार्स आपस में जुड़ी हुई होती थी, आपको याद होगा। तो ये सेपरेटेड, ये देखें यहाँ कितना गैप है दोनों बार्स में। फिर हिस्टोग्राम में हम एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लेते थे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो बार चार्ट में एक्स एक्सिस पे इंटरवल नहीं है बल्कि वेरिएबल की कैटेगरीज हैं, और इधर उसी तरह फ्रीक्वेंसी है। जी पिक कर गए आप ये बात, सिंपल सी थी। तो ये बार चार्ट, और जिस तरह आपको याद है हमने वहाँ पढ़ा था कि ये जो पाई चार्ट और बार चार्ट है ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम बनाते हैं, हिस्टोग्राम और स्कैटर डायग्राम ये हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब आप देख लीजिएगा वहाँ 1 बाय 1 हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, स्कैटर डायग्राम कैसे। तो ये समरी है चैप्टर की ग्राफ्स के हवाले से। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर अगर हमें पाई चार्ट आए, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और अगर हम पाई चार्ट ना बनाना चाहे, बार चार्ट भी तो बना ही सकते हैं। जी अगर मैं चॉइस दे देता हूँ ना, यूज़ अप्रोप्रिएट डायग्राम, तो फिर आपके पास चॉइस है, आप बार चार्ट बनाएं या पाई चार्ट बनाएं। लेकिन अगर मैं फिक्स कर देता हूँ तो फिर पाई चार्ट, या अगर बार चार्ट फिक्स करता हूँ तो बार चार्ट। ओके। जी ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड पे जो काम शेयर किया है वो तीसरे और चौथे
चैप्टर को मिला के यहाँ सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन पे एज यू नो मीन मीडियन मॉड ये एवरेज मेजर है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे पास एवरेज के मेजर है। और मैंने सिचुएशन भी बताई थी और अभी भी मैंने बताया है मीन जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ करते हैं, मीडियन रैंक डेटा के लिए और मॉड जो है वो नॉमिनल डेटा के लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल डेटा के लिए, मीडियन हम यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड डेटा के लिए, हम यूज़ करेंगे नॉमिनल डेटा के लिए। ये मैं पहले भी बता चुका। इसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास हैं डिस्पर्शन मेजर, तो ये दोनों के दोनों हम क्वांटिटेटिव या फिर इसका दूसरा नाम आप कह लें न्यूमेरिकल डेटा के लिए हम यूज़ करें। तो ये हमने बड़ा तफसील से ऑलरेडी काम कर रखे हैं। तो इस पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 और 4 की समरी। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आया था पहला, अगला हमारा चैप्टर है। यहाँ तक हमने ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी हमारा जो स्टे था हमने यहाँ तक पढ़ा था। ऑनलाइन क्लासेस में हमने यहाँ से शुरू किया रिग्रेशन और कोरिलेशन। तो अब इसको बड़ा थोड़ा तफसील से हम देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, सपोज मैं आपको दो वेरिएबल दे देता हूँ एक्स और वाई, उस पर ये मैं आपको डेटा दे देता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक्स वाई का डेटा है। तो आपने क्या काम करने, पहला ये मैंने बेसिकली क्वेश्चंस लिखे हैं। सपोज मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूं कि आप चूज द रिस्पांस वेरिएबल, ठीक है। इस तरह डेटा हमारे पास, इस तरह हमारे पास डेटा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा चूज द रिस्पांस वेरिएबल। यानी अगर मैं आपको एक्स और वाई नहीं बताता और जस्ट वेरिएबल के नाम देता हूँ तो आपने थोड़ा नॉलेज और कंसेप्ट को यूज़ करते हुए खुद देखना है कि विच वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम। जिस तरह आपको बताया गया है आप स्कैटर डायग्राम बनाएंगे और स्कैटर डायग्राम पे इफ़ जब आप बनाएंगे और ट्रेंड जो है वो वहाँ पे पॉजिटिव शो हो रहा होगा तो आप कहेंगे यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये हम सारा पहले पढ़ चुके हैं। इफ हम प्लॉट करते हैं और ट्रेंड हमारे पास शो होता है नेगेटिव तो हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। इन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव, कुछ नया नहीं है, जस्ट हम रिवाइज करते हैं। अच्छा, थर्ड पे जाके एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो जस्ट मेथड का नाम आपने याद रखना है, किस मेथड से हम ए और बी फाइंड करते हैं। तो ए और बी फाइंड करने के जो हमारे मेथड्स हैं उसको हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एमएल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम कह रहे हैं। तो आपने ए और बी निकाल लिया, ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा है इंटरप्रेट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो चौथे पे जाके आप बी की इंटरप्रिटेशन देंगे। जिस तरह मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवाए और जगह जगह पे मैंने वो शेयर किया, तो आप बी के रिजल्ट को इंटरप्रेट कर लें। पार्ट नंबर 5, कंपेयर द रिजल्ट ऑफ बी विद स्कैटर डायग्राम। तो आप बी और स्कैटर डायग्राम के रिजल्ट को कंपेयर करें। अब ये कंपैरिजन कैसे, अगर ये आप नज़र आ रहा है आपको, अगर तो स्कैटर डायग्राम में ट्रेंड पॉजिटिव शो हो रहा है तो फिर लाजमी है कि बी का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये सिमेट्री है ना, एक तरह का रिलेशन है। यानी अगर हम स्कैटर डायग्राम बना रहे हैं और उस पर रिलेशन पॉजिटिव शो हो रहा है तो फिर बी का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। और इसके बरक्स अगर हमारा बी का रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर जो स्कैटर डायग्राम का ट्रेंड है वो भी नेगेटिव रिलेशन को शो करना चाहिए। सो ये कंपैरिजन आपने कर लेना। ऐसे नहीं हो सकता
कि बी का रिजल्ट पॉजिटिव हो, स्कैटर डायग्राम का ट्रेंड नेगेटिव हो, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी डाटा पे आपसे कोरिलेशन पूछी जा सकती है, तो सिंपली आपने स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है जिस तरह आपको फार्मूला दिया गया, और फिर आप इसको इंटरप्रेट कर दें। इसके बाद सेकंड लास्ट पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा गया है, इसको आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो सिंपली आपने जो ऊपर आर निकाला है उसका स्क्वायर ले लेना बस, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे कोरिलेशन निकाली है फॉर एग्जांपल 0.4, तो आपने यहाँ पे सिंपली 0.4 का स्क्वायर लिया, तो दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और लास्ट पे है एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन, ये मैंने करवाया है आपको। सर असाइनमेंट में दिया था लेकिन करवाया नहीं था। सो सिंपल, मैं अभी इसको बता देता हूँ, बहुत आसान है। एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन, तो जब आपने स्टेप 3 पे रिग्रेशन लाइन फाइंड कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये आपने लाइन एस्टिमेट कर ली, a और b आपने निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पुट करें x की वैल्यू 4, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें x की वैल्यू 4 पुट करें, तो जब आप यहाँ 4 पुट करेंगे तो इसको b के आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे, a का आंसर ऐड कर देंगे, तो एक y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो आपने x की वैल्यू पुट की है ये 4 है, और इधर आप शुरू में अगर गौर करें, जो आपको x का कॉलम दिया गया है तो उसमें 4 1 से लेकर 4 तक डेटा मौजूद है। सो जो हमने नंबर चूज़ किया है वो इसी रेंज में से हमने उठाया, ठीक है, जो हमने x लिया है वो x की गिवन रेंज में से है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। तो डेफिनेशन ज़रा सुनिएगा, इफ़ वी यूज़, ये रिकॉर्डिंग हो रही है आपको मिल जाएगी, तो आप इसको लिख लीजिएगा, अभी लिख रहे हैं तो अभी लिख लें। इफ़ वी यूज़ x वैल्यू from the given range of x value, then the prediction is known as interpolation। अगर हम x की दी हुई रेंज में से नंबर लेते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं, एस्टीमेट फाइंड करते हैं, तो इसको हम कहते सर हैं। एक बार रिपीट कीजिए। जी, अगर हम x की दी हुई रेंज में से नंबर चूज करके y को एस्टीमेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। मतलब इफ़ वी यूज़ x वैल्यू from the given range of x value for the prediction purpose, then it is known as interpolation। अच्छा, तो सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ पुट x इज इक्वल टू 6 और फिर आप y एस्टीमेट निकालें, तो अब देखें x की दी हुई रेंज में 6 नहीं है, x की रेंज तो 1 से 4 है, तो 6 इससे बाहर से लिया गया, सो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। इस पे जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा एक्स्ट्रापोलेशन। इसकी डेफिनेशन सेम इसी तरह बनेगी, इफ़ वी यूज़ x वैल्यू फ्रॉम द आउटसाइड रेंज ऑफ गिवन x वैल्यूज, देन इट इज़ नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये सारा रिकॉर्ड हो चुका है, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये रिग्रेशन और कोरिलेशन पे पॉसिबल हमारे क्वेश्चंस हैं, तो होपफुली जो आपने स्टूडेंट ने शुरू में क्वेश्चन किया था उसका रिप्लाई इन्हें मिल गया होगा। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोबारा समझाएं, उसकी नहीं समझ आई। चूज द रिस्पांस वेरिएबल। जी सर। ठीक है, तो ये देखिए मैं x को हटा देता हूँ, और सपोज मेरी स्टडी है कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग। सपोज मैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनका डेटा मैं ले रहा हूँ, वेरिएबल है कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग, और दूसरा मेरा वेरिएबल है सपोज नंबर ऑफ स्मोक। तो
वेरिएबल हैं। तो एक वेरिएबल है कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग और दूसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ सिगरेट्स डेली स्मोक। तो अगर मैं ये डाटा आपको इस तरह से प्रोवाइड कर दूं तो अब और आपसे कहूँ एस्टिमेट अ रिग्रेशन लाइन, तो आपने यहाँ से देखना है कि कौन सा मेरा वेरिएबल जो है वो एक्स है और कौन सा वेरिएबल वाई है। तो अब आप गौर करें, क्या जो कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग है वो डेली सिगरेट यूज पे डिपेंड कर रही है या डेली सिगरेट यूज जो है वो कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है? भाई खर्चा सिगरेट पीने का उसी वक्त बढ़ेगा जब रोज़ाना सिगरेट्स की तादाद में इजाफा होगा। सो डेली सिगरेट यूज़ के बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? जी। तो इसका मतलब है मैं जो कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग वाला वेरिएबल मेरा है तो उसको मैं इधर नाम दे दूँगा ये वाई वेरिएबल है, और जो डेली स्मोक सिगरेट है तो वो इंडिपेंडेंट है तो उसको मैं एक्स का नाम दे दूँ। किस तरह आपने चूज़ द रिस्पॉन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का इंतखाब करना। तो दो वेरिएबल एक टाइम पे दिए होंगे, एक जब आप चूज़ कर लेंगे तो दूसरा खुद से एक्स होगा। ठीक हो गया? जी सर। जी चलें सर। जी, गुड, वेरी गुड, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा, इसके सर जो लास्ट क्वेश्चन है जी उसमें मतलब अगर वो हमें क्वेश्चन आता है तो हम क्या उसमें सिर्फ डेफिनेशंस लिख देंगे? अभी वो जो आपने मतलब इक्वेशन लिखी वो आपने कहाँ से लिखी है? जी डेफिनेटली, अगर तो मैं डेफिनेशन पूछता हूँ तो आप डेफिनेशन ही लिखेंगे एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन की, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और अगर मैं पूछता हूँ आपसे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो फिर आपने उसी तरह ज़ाहिर है पहले रिग्रेशन लाइन निकाली होगी जिस तरह ए और बी निकालते हैं। तो ए और बी निकाल के उसमें जो एक्स का नंबर मैं दूंगा वो आप पुट करेंगे, सिंपल मैथ है। बी को ए से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ऐड कर देंगे तो वाई हैड निकल आएगा। तो अगर मेरा दिया गया एक्स का नंबर एक्स की रेंज से बाहर से होगा तो आप उसको सिर्फ नाम दे देंगे कि दिस इज़ एक्स्ट्रापोलेशन, और अगर वो एक्स की दी हुई रेंज के अंदर से नंबर है तो आप कहेंगे दिस इज़ इंटरपोलेशन। ओके सर। वेरी गुड। तो ये हमारा एक चैप्टर था जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा। इसके बाद जो हमने लास्ट चीज़ पढ़ी वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग थी। इस पे काफ़ी डिटेल से मैंने मटेरियल शेयर किया हुआ है, तो इसकी थोड़ी जो समरी है वो मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हम क्यों करते हैं। तो इस पर मैंने डिटेल से आपको क्लासेस ली हैं जूम पे, तो वो आप सुन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या हैं? एज यू नो 6 स्टेप्स हैं, तो वो आपके सामने। इसके बाद टी टेस्ट और जी टेस्ट का डिफरेंस, ये भी मैंने आपको बताया लेकिन स्टिल आज किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। तो टी टेस्ट और जी टेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो ये मेरे पास टेस्ट है। तो सिंपल जो डिफरेंस है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 30, ये पहला पॉइंट है। तो बल्कि टी टेस्ट के नीचे हम टी की बात कर देते हैं। इफ़ n इज़ लेस देन 30, अगर सैम्पल साइज 30 से छोटा है और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो अननोन है, तो हमने कर लेना टी टेस्ट। ये सिंपल एक पॉइंट हो गया। सैम्पल साइज 30 से छोटा और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का भी नहीं पता तो सारा कुछ सेम है, सिर्फ टेस्ट का नाम बदल दिया, जी की बजाय टी टेस्ट। और इसी तरह इफ सैम्पल साइज इज ग्रेटर देन 30 या फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन है, देन जी टेस्ट। डिफरेंसेस क्लियर हो गया जी? सही है।
सर इस क्वेश्चन के आंसर में यही लिखना है जो आपने लिखा है? जी जो मैंने लिखा है यही लिखना है। जी सर ठीक है। इसके बाद अजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट है, तो वो मैंने आपको 3 बताई थी कि जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं वो पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। नंबर 2, जो सैंपल सिलेक्ट करना है वो रैंडमली करना है। नंबर 3, जो सैंपल्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये 3 अजम्पशंस मैंने आपको बताई। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पी वैल्यू आपको दिया गया, जो उसकी डेफिनेशन बताई गई, रूल बताया गया कि अगर पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से लेस है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद टेस्टिंग फॉर प्रोपोर्शन है, तो अगर हमारे पास टेस्ट डेटा है हमारे पास न्यूमेरिकल, तो सपोज अब इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि 5% स्टूडेंट्स जो है वो स्मोकिंग करते हैं यूनिवर्सिटी स्टे के दौरान, तो हम इसको टेस्ट करेंगे सपोज कि जो प्रोपोर्शन है वो लेस देन 5% है। तो ये क्वालिटेटिव डेटा है और इस पर हम इसी तरह प्रोपोर्शन फार्मूला लगा के जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है हम टेस्ट कर लेंगे क्लेम को। तो लास्ट पे हमारे पास है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हमारे वेरिएबल क्वालिटेटिव हैं और हमें उनके दरमियान एसोसिएशन देखना है, जिस तरह आपको बताया गया था और स्मोकिंग में इसके 2 लेवल हैं, येस और नो। और दूसरी तरफ सपोज है हमारा वेरिएबल है लंग कैंसर, इसके भी 2 लेवल हैं। फिर हम इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए हम काई स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो ये हमारी समरी थी जो हमने अब तक पढ़ा। तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी शाबाश। सर प्लीज आप एक बार इसका वो जो कंक्लूजन निकालते हैं वो एक बार समझा दें, चाय स्क्वायर की किस तरह निकालते हैं, वो नहीं समझ आ रही। बाकी जी टेस्ट और टी टेस्ट की समझ आ गई है। जी मैं बता, इसको चाय टेस्ट तो मैंने कभी नहीं कहा, आप चाय तो मैंने पी ली है। इसको काई काई प्रोनाउंस करते हैं काई, ठीक है। तो इसके डिसीजन को हम देख लेते हैं। तो सपोज हमने हाइपोथेसिस लिखा है एच नॉट, तो ये हमारा वही डेटा है। तो मतलब हम एसोसिएशन देखना चाहते हैं लंग कैंसर और स्मोकिंग के दरमियान, तो हमने हमेशा एच नॉट में लिखना है देयर इज नो एसोसिएशन, और हमेशा हम H1 में लिखेंगे, H1 हमारा होगा देयर इज एसोसिएशन। तो हमारा हाइपोथेसिस हो गया। अब हमने काई स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया और सपोज करें काई स्क्वायर जब हमने सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आया 34, ठीक है। और दूसरी तरफ जो टेबल वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी तो वो हमारी सिंपल है 4। अब आपने डिसीजन लेना है, तो सिंपली आप देखते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 32 है और वो ग्रेटर है 4 से। तो टेबल वैल्यू लेस है और कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, सो ये ग्रेटर है और इनइक्वालिटी ठीक है तो रिजेक्ट करना है, ठीक है। और अगर इसका उलट होगा, मतलब सपोज करें हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 4 है और टेबल वैल्यू 32 है, तो ये बड़ा नहीं है 4 32 से, तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करें। सिंपल। जी सही हो गया। जी सर। चलें, अगर क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने एसोसिएशन में वैल्यू दी जाती है कि खुद से पुट करनी होती है? टेबल वैल्यू जी सर। जी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी टी टेस्ट में भी, री टेस्ट में भी और काई में भी।
टेबल फ्यूजन में नहीं डाला, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो जी सर। या आपको टेबल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे या फिर पी वैल्यू और अल्फा देके आपसे कंपैरिजन करवा लेंगे, जिस तरह आपको बताया। जी सर। चलो, तो जो स्टूडेंट कह रही थी कि वो मुझे चैप्टर का पेज नंबर बता दी, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। तो अगर मैं बिजी हो गया तो काइंडली वो दोबारा रिमाइंड करवा दे, तो मैं बुक से वो चैप्टर नंबर उसको देख के बता दूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। जी, अल्लाह।